नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 32 बड़े फैसले लिए गए और इस बैठक को लेकर हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारियों की निगाहें टिकी थी, क्योंकि कर्मचारियों के अलावा आज 2 बड़े फैसले हुए, जिसमें एक बड़ा फैसला था हिमाचल प्रदेश की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव के साथ सरकार इस बार नए प्रारूप में शराब ठेकों का आवंटन करेगी। ये अपने आप में बड़ा फैसला। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र के आगाज में जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसे बाकायदा प्रस्तुति के लिए कैबिनेट ने आज मंजूरी प्रदान कर दी। मंत्रिमंडल की बैठक में आज 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस जारी रखने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में नई भर्तियां यथावत पहले की तरह जारी रहेंगी, यानी इन 2 बड़े सेक्टर में नई भर्तियां भी होंगी और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भी मिलती रहेगी। कर्मचारियों ने इसके बाद राहत की सांस ली, क्योंकि बीते रविवार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस देवेश कुमार ने ओल्ड पेंशन की जगह हिमाचल प्रदेश में यूपीएस को अपनाने और राज्य में 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की थी। लेकिन आज मंत्रिमंडल ने इन प्रस्तावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि नई भर्तियां भी होंगी और साथ में हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन भी कर्मचारियों को जारी रहेगी। मंत्रिमंडल ने आज 1,067 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 8 पद सफाई कर्मचारियों के आउटसोर्स के आधार पर भरने और नूरपुर व बद्दी ऊना में ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी खोलने की मंजूरी प्रदान की। इसके लिए बाकायदा स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने होमगार्ड महिला कर्मचारियों के 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव देने की भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में 3 पद रेडियोग्राफर के भरने की मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा फार्मेसी ऑफिसर्स के पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। राज्य में 100 से ज़्यादा पीडब्ल्यूडी तथा आईपीएच में जूनियर इंजीनियर भरने की परमिशन भी दी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बावजूद विकास कार्य प्रदेश में नहीं रुकेगा। मंत्रिमंडल ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की और इसमें कहा कि अब हिमाचल प्रदेश में शराब के ठेकों की ऑक्शन के लिए डीसी ऑफिस में बोली नहीं लगेगी, बल्कि अब सीधे ई ऑक्शन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के शराब की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। ई ऑक्शन के माध्यम से ही हिमाचल प्रदेश में शराब के ठेके बिकेंगे। इसके अलावा राज्य के टोल बैरियर की बिक्री के लिए सरकार ने बेस प्राइस निर्धारित कर दिया है और बेस प्राइस से ऊपर की बोली देने वाले लोगों को जितने भी टोल होंगे वो आवंटित कर दिए जाएंगे। राज्य में सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती पर भी आज कैबिनेट ने अंतिम मोहर प्रदान कर दी। प्रदेश सरकार ने 4 नए राज्य में स्पोर्ट्स हॉस्टल को ऑपरेशन करने की आज स्वीकृति प्रदान की, जिसमें कहा गया कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 4 नए स्पोर्ट्स हॉस्टल शुरू किए जाएंगे। कुल 9 घंटे तक चली इस हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें कहा गया कि आम लोगों तथा जेन्युइन यानी जो कि वाकई सब्सिडीज के हकदार हैं उन लोगों की सब्सिडी बंद नहीं की जाएंगी। लेकिन ये भी सूचना है कि अपात्र लोग जो कि सब्सिडी का गलत फायदा ले रहे हैं उन्हें सब्सिडी से वंचित कर दिया जाएगा। यानी सब्सिडी के लिए क्राइटेरिया राज्य सरकार आने वाले दिनों में नया फ्रेम कर सकती है। लेकिन मंत्रिमंडल में आज सीधा फैसला हुआ कि हिमाचल प्रदेश की आम जनता और गरीबों के लिए प्रदान की गई कोई भी सब्सिडी राज्य में बंद नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कर्मचारियों से जुड़े तमाम मुद्दे, चाहे वो पदोन्नति के मसले हो, चाहे वो देनदारियों के मसले हो, वो राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से जारी रखेगी। यानी प्रदेश की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर कर्मचारियों की जो भी लायबिलिटी होगी उसका भी सरकार निपटारा करेगी। खर्चों में कटौती पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन ये खर्चों में कटौती किस प्रकार से होगी इस पर कोई आधिकारिक रूप से फैसला नहीं हो सका। हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा की शुरुआत होनी है, बजट सत्र की शुरुआत होनी है 16 फरवरी को, माफ़ कीजिएगा 16 फरवरी को बजट सत्र का आगाज़ होगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर इस पर चर्चा होगी। इसके बाद आरडीजी बंद होने के परिणामों पर सदन में चर्चा होगी और इसके बाद हाउस ब्रेक दी जा सकती है, क्योंकि ये ब्रेक 1 हफ्ते की हो सकती है, 7-8 दिन की हो सकती है। लेकिन
इतना जरूर उद्योग मंत्री संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जिक्र किया कि बजट मार्च में ही प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि 1 मार्च या 2 मार्च या 3 मार्च, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कुछ दिन की ब्रेक होगी और इसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत मार्च महीने में किया जाएगा। आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बाकायदा हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर प्रेजेंटेशन दी, क्योंकि आमतौर पर माना जा रहा है कि डिजास्टर के दौरान हिमाचल प्रदेश में जिस स्तर पर सड़कों का भारी नुकसान होता है, जिस प्रकार से नालियां डैमेज होती हैं, उसे लेकर एक प्रेजेंटेशन दी गई जिस पर यह कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी सड़क मार्ग बनेंगे उनमें ड्रेनेज सिस्टम पुख्ता किया जाएगा। ड्रेनेज पर अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा, ताकि सड़कों का तो हम निर्माण कर लेते हैं, लेकिन ड्रेनेज की पर्याप्त सुविधा या पूरी तरह से एक उचित गुणवत्ता के कारण ड्रेनेज न बनने के कारण रोड डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा जो पैचेस यानी कि जो बरसात के बाद हिमाचल प्रदेश की सड़कों में गड्ढे पड़ते हैं, उन पर भी एसओपी तैयार की गई कि इन गड्ढों को किस प्रकार से टायरिंग से मेटलिंग के माध्यम से भरा जाएगा। इस पर भी आज प्रेजेंटेशन दी गई। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक तंगहाली के बीच मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार आईटी गोकुल बुटेल ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी अपने वेतन भत्ते छोड़ने का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि आगामी वित्त वर्ष में भी मुझे प्रति माह सिर्फ 1 रुपये का मानदेय दिया जाए, यानी वो ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे, ना वेतन लेंगे और ना ही सरकारी वाहन का बिना मीटिंग के प्रयोग करेंगे। उन्होंने बाकायदा जिक्र किया है कि अगर कोई शिमला में सरकारी मीटिंग होगी तभी सरकारी वाहन का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा वे अपने निजी वाहन में चलेंगे और पूरे साल यानी जो अगला वित्तीय वर्ष है 12 के 12 महीने प्रति माह 1 रुपये का वेतन लेंगे। ना टीए उन्हें दिया जाए, ना डीए दिया जाए, ना उन्हें दूसरी कोई सुविधा दी जाए। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि पिछले 3 वर्षों की भांति उन्हें किसी प्रकार से सरकार के खजाने से कोई वित्तीय लाभ ना दिया जाए। जाहिर तौर पर इसी तरह से जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा ने भी अपने मानदेय लेने से इनकार कर दिया है कि उन्हें ऑनरेरियम ना दिया जाए। उन्होंने भी इसका खुलासा पिछले दिनों किया था। दरअसल पिछले साल भी गोकुल बुटेल ने प्रतिमाह मिलने वाला 2.5 लाख रुपए प्रति माह का वेतन छोड़ दिया था, भत्ते छोड़ दिए थे और लगातार अब चौथा साल शुरू हो गया कि उन्होंने इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर सबसे पहले अपनी पहल उन्होंने की थी और उसे लगातार जारी रखा, क्योंकि नियमों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष के लिए लिख के देना पड़ता है कि मैं अगले साल के लिए नहीं देना पड़ेगा। इसलिए जीएडी ने उन्हें पत्र लिखा था कि आपके वेतन भत्ते अगले साल के लिए रिलीज कर दिए जाएंगे, जिस पर गोकुल बुटेल ने लिखा है कि मैं अब भी आगे से यानी वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी अपना किसी प्रकार का वेतन टीए डीए कोई सरकारी सुविधा मैं नहीं लूंगा। इतना जरूर कहा कि जब मुझे शिमला में सरकारी मीटिंग के लिए आना होगा, सरकारी पर्पस के लिए कहीं जाना होगा, सरकारी वाहन का प्रयोग करूंगा, लेकिन मुझे अपनी निजी कारणों के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाना होगा, फिर मैं निजी वाहन के माध्यम से उसका प्रयोग करूंगा। यानी उन्होंने यह भी बड़ा ऐलान किया कि अपने सरकारी वाहन का भी प्रयोग तब करूंगा जब कोई ऑफिशियल मीटिंग होगी। गोकुल बुटेल के अनुसार दिसंबर 2023 से अभी तक उन्होंने बैंक खाते में वेतन भत्ते नहीं लिए हैं और हिमाचल प्रदेश के हित में लिए गए इस राज्य हित के फैसले के बाद गोकुल बुटेल के इस साहसिक निर्णय को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर सराहना हो रही है और वहाँ पर बाकायदा कमेंट में लोग लिख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के साधन संपन्न विधायकों, मंत्रियों और दूसरे बड़े लोगों को भी, चाहे वो मुख्यमंत्री के एडवाइजर हैं या राज्य के साधन संपन्न लोग हैं, व्यापारी हैं या दूसरे हैं, जिनकी गोकुल बुटेल की तरह क्षमता है, उन्हें भी इस प्रकार की परिस्थिति में, खासकर जो मंत्री विधायक हैं या दूसरे बड़े ओहदों पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है, बड़े ओहदों पर जितनी भी शख्सियत हैं, उन्हें गोकुल बुटेल की तरह आगे आकर अपने वेतन भत्ते और सरकारी सुविधाएं छोड़ देनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 14 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे अपने गृह जिला बिलासपुर में निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पशु मित्र भर्ती प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बीच पशुपालन विभाग ने आज बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि पशु मित्रों की चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पशु मित्र नीति 2025 के अनुसार की जा रही है, जिसे 14 अगस्त 2025 को नोटिफाई किया गया था। विभाग ने स्पष्ट किया, ये शारीरिक परीक्षा केवल एक सामान्य कार्यात्मक फिटनेस जांच है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि चयनित अभ्यर्थी पशु चिकित्सा संस्थानों और पशुपालन फार्मों में अपने आवश्यक दायित्व सुरक्षित रूप से निभा सकें या नहीं।
इन कार्य में पशुओं को संभालना, बीमार भेड़ या बकरी लगभग 25 किलोग्राम को उठाकर तथा चारे की बोरियों को ले जाना शामिल है। विभाग ने स्पष्ट किया कि ये कोई सहन शक्ति की प्रतियोगिता नहीं और ना ही इसका उद्देश्य किसी भी कैंडिडेट विशेषकर महिलाओं को अपमानित या भेदभाव करना है। ये परीक्षा सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू की गई है और इसका एकमात्र उद्देश्य पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। विभाग ने बताया कि 5,000 रुपये प्रति माह का मानदेय 4 घंटे प्रतिदिन अंशकालिक बहुउद्देशीय कार्यों के लिए निर्धारित किया गया। हालांकि कार्य अंशकालिक है लेकिन पशुपालन से जुड़े कार्यों में शारीरिक श्रम शामिल होता है, इसलिए न्यूनतम शारीरिक क्षमता आवश्यक है, इसलिए ऐसा फार्मूला तय किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बेचने और नए लेबर कोड के विरोध में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और विभिन्न फेडरेशन के आह्वान पर बुलाई गई इस हड़ताल के तहत किसान, मजदूर, कर्मचारियों ने सीटू के बैनर तले सभी जिला मुख्यालय, ब्लॉक व तहसील स्तर पर आक्रोश रैली निकाली। प्रदेश के 15,000 से ज़्यादा बिजली इंजीनियर्स व कर्मचारी दिन भर पेन और टूल डाउन स्ट्राइक पर रहे। स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2025 में संचालित 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 14 मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति देगा। इसके लिए पात्र विद्यार्थियों से संबंधित सहमति पत्र, बिल्प पत्र और दिशा निर्देश शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। पात्र विद्यार्थी अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य या संस्था प्रमुख से दस्तावेज स्थापित करवाकर 11 मार्च तक बोर्ड कार्यालय में इसे जमा करवा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षा बोर्ड ने डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति योजना के लिए अंकों का निर्धारण भी तय कर दिया है। 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को 10 अंक दिए जाएंगे। वहीं जिन कैंडिडेट्स के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम होगी उन्हें भी इसके लिए 10 अंक तय किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नकल रोकने के लिए लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों को लेकर आज एसओपी जारी कर दी। इस एसओपी को भी आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। आरडीजी की बहाली के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये बैठक कल सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय शिमला में होगी और इसमें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता भी उपस्थित होंगे। इस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों में जुटे राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को आरक्षण रोस्टर जल्द जारी करने के आदेश दिए हैं। आयोग के मुताबिक रोस्टर जारी न होने के कारण चुनाव का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा। आयोग की तरफ से मतदाता सूचियों का प्रकाशन और छपाई का काम पूरा कर लिया गया है। अब मतदाता सूचियां वीडियो और पंचायतों में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के रेरा की कार्यप्रणाली को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रेरा अब आम लोगों की सुरक्षा की बजाय गलत बिल्डर्स को बेचने का हथियार बन गया है। ऐसे में इसे पूरी तरह खत्म कर देना ही ठीक रहेगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जय मालिया बागची की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान इस पर तल्ख और सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य सरकारों से सवाल किया कि आखिर रेरा बनाई किस लिए गई थी। क्या ये आम आदमी के पैसे और सपनों की रक्षा के लिए थी या फिर बिल्डर्स को राहत देने के लिए बनाई गई थी। सीजीआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि संस्था का अब सिर्फ डिफॉल्टर बिल्डर्स को सुविधा पहुंचाने का काम बचा है। इससे बेहतर हो कि इसे बंद कर दिया जाए। जजों का रुख काफ़ी सख्त था और उन्होंने रेरा की मौजूदा स्थिति पर गहरा संतोष जताया है। दरअसल ये टिप्पणी हिमाचल प्रदेश के एक मामले की सुनवाई के दौरान आई। मामला था राज्य सरकार का फैसला जिसमें रेरा का मुख्य दफ्तर शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी की गई थी। इस फैसले के खिलाफ अपील हुई थी और मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंचा था। हाई कोर्ट ने पिछले साल 13 जून 2025 के इस नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दी थी। हाई कोर्ट का कहना था कि सरकार ने शिफ्टिंग के लिए कोई विकल्प जगह तय नहीं की। साथ ही 18 आउटसोर्स कर्मचारियों को दूसरे विभागों में भेजने की बात कही गई थी जिस पर रेरा का पूरा कामकाज रुक सकता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के इस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया, नाराजगी भी जाहिर की, फटकार भी लगाई और इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है जिसमें राज्य सरकार इस रेरा के दफ्तर को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करना चाहती है। कोर्ट ने रेरा दफ्तर को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की अनुमति तो दे ही दी, लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ निर्देश दिया कि शिफ्टिंग के दौरान आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार की ओर से माना गया कि
रेरा से जुड़े किसी भी आदेश या काम में रुकावट नहीं आएगी। बेंच ने यह भी कहा कि सिर्फ रेरा कार्यालय ही नहीं, अपीलीय ट्रिब्यूनल को भी धर्मशाला ले जाया जाए ताकि अपील करने वालों को इधर उधर ना भटकना पड़े। राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने पैरवी की। ये पहली बार नहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार के ऐसे फैसले पर हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है, स्टे लगाया। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के मुख्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के मामले में हाई कोर्ट ने यही रुख अपनाया था। कांगड़ा जिला के देहरा के ग्राम पंचायत चनौर स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में आज दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना पेश आई। स्कूल में मिड डे मील बना रही चन्नौर गांव की रहने वाली 58 वर्षीय सुलोचना देवी की आरोपी ने दराती से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि पड़ोसी ने ही हत्या को अंजाम दिया है। स्कूल के सेंटर हेड टीचर सरिता देवी ने बताया कि बच्चों की चीख पुकार सुनने के बाद वे बाहर आई तो उन्होंने देखा एक अज्ञात व्यक्ति सुलोचना देवी पर दराती से हमला कर रहा था। अध्यापकों ने तुरंत बच्चों को कमरों में बंद कर सुरक्षित किया और हमलावर को रोकने के प्रयास किए, लेकिन वह उन पर हमला करने लगा। पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्यों को जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। स्कूल परिसर में हुई इस वारदात को लेकर अभिभावकों, ग्रामीणों और शिक्षकों में गहरा आक्रोश है। हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी तक मौसम साफ बना रहेगा, मगर 16 फरवरी को फिर से किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू की चोटियों पर बारिश के साथ हल्की बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया गया है। राज्य के इन स्थानों पर 18 फरवरी तक मौसम खराब बना रहेगा, जबकि इस दौरान मैदानी सहित मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।